Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले हमारा सैटरडे पे कुछ डिस्कस हुआ था, डिसाइड हुआ था कि कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसमें से हमने सैटरडे पे यूनिट नंबर 5 को लगभग फिनिश कर दिया है। तो यूनिट नंबर 5 पे मैं जंप करता हूं। यूनिट नंबर 5 पे ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था और उसमें लास्ट वाला दैट इज अदर रेमेडीज में हमने 2 खत्म किए थे, 2 खत्म करने बाकी है। दैट इज क्वांटम मेरिट एंड दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। ये 2 बातें थी, जो 2 बातें हमने फिनिश करनी थी और हमने आगे बढ़ना था। और उसके पहले मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन आई थिंक हमने डिस्कस करना था। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? आई थिंक कुछ डिस्कस करना था हमने, यस और नो? कुछ लोगों को डाउट था, आई थिंक कुछ 750 रुपीज ऐसा कुछ डाउट था। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था, आई होप। ये सुनो, बताएंगे मुझको कि यही वो पॉइंट था जो हमने डिस्कस करना था? यस मेरे जवानों, बताओ। प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, चलो। सो यही वो क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हमारा डिपेंड कर रहा था ऑन दी स्पेशल डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन मैं उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करता हूं। X entered into contract with Y to supply him 1000 bottles at ₹5 per bottle to be delivered at a specified time. That is, X ने Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि वो 1000 बोटल्स उसको सेल करेगा। कौन? X Y को सेल करेगा एट ₹5 पर बोतल। कुछ एक दिन पे उसको सप्लाई करना था। Thereafter, X contracts with Z for the purchase of 1000 bottles at ₹4.5 per bottle। और उसके बाद X ने Z से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि वो Z से वो 1000 बॉटल्स खरीदी करेगा एट 4.5। तो लगभग ये कुछ ऐसा सीन है कि X जो है वो Z से खरीदी करेगा और X आगे Y को बेच देगा। X Z से खरीदी कर रहा है, देखो यहां पे X जब देखो X जो है, सॉरी X जैसा यहां पे बीच में है, X जब Z से खरीदी करेगा तो वो Z से खरीदी करेगा एट ₹4.5 और X जब आगे Y को बेचेगा तो वो उसको बेचेगा एट ₹5। ठीक है, बीच में जो 5.5 रुपीज का जो 50 पैसे का प्रॉफिट है वो X कमाएगा। एंड एट द सेम टाइम ही टोल्ड Z, मतलब एट द सेम टाइम, जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना था X और Z के बीच में, उसी टाइम पे X ने Z को ये बता दिया था दैट ही डिड नॉट सो फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट इनटू विथ Y। मतलब वो जो काम कर रहा है वो Y को वो बोतल सप्लाई करने के लिए कर रहा है। मतलब ये जो खरीदी कर रहा है दैट इज X जो Z से परचेज कर रहा है, जो परचेज कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? ताकि वो आगे उसको Y को बेच दे। ये बात उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के टाइम पे ही बता दी थी। मतलब स्पेशल कंडीशन जिसमें अगर वो परफॉर्म ना करे तो उसमें हो सकता है, ये स्पेशल कंडीशन उसने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दी थी। किसने? X ने Z को कर दी थी। X failed to perform his contract in due course and market price of each water bottle on that day was ₹5.25 per bottle। मतलब क्या हुआ कि X failed to supply
वाटर बोटल्स टू वाई टू जेड सॉरी टू एक्स। अब इसके कॉन्सिक्वेंट में क्या होगा कि एक्स ने वाई को जो 1000 बोतल सप्लाई करनी है वो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स को मार्केट में जाना पड़ेगा और मार्केट से उसको खरीद करके देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन पे एक्स ने वाई को देना चाहिए था उस दिन पे उसका मार्केट प्राइस था ₹5.25 पर बोतल। अब एक्स को 5.25 पे खरीदी करके वाई को देना पड़ेगा। ओके, अब इसमें उसको क्या हो गया, 0.25 का नुकसान हो गया। Consequently, X could not procure any water bottle and Y rescinded the contract। और Z ने X को नहीं दिया, इस वजह से X भी Y को नहीं दे पाया और Y ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। Y ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब Y को अगर वाटर बॉटल चाहिए तो उसको मार्केट में जाके इतने रुपए में खरीदी करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच X कुड क्लेम फ्रॉम Z इन सच सर्कमस्टेंसेस। अब पहला क्वेश्चन ये है कि X Z से कितना क्लेम करेगा, X Z से कितना क्लेम करेगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ Z हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट Y's कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहां पे सेम क्वेश्चन आपको अलग प्रकार देना है, दैट इज अगर Z को वो बातें X ने नहीं बताई है कि उसने वो बातें Y को बेचने के लिए, मतलब X जो खरीदी कर रहा है वो Y को बेचने के लिए कर रहा है, ये बातें अगर X ने Z को नहीं बताई होगी तो क्या होगा। तो हमको आंसर करना है कि X Z से कितना क्लेम करेगा, X Z से कितना क्लेम करेगा अगर उसने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेट कर ली है या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेट नहीं की है। ठीक है, ये हमको आंसर करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो आंसर क्या दिया इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ेंगे सेक्शन 73 वगैरह वगैरह वगैरह, ये बातें छोड़ दो, नीचे आएंगे डायरेक्टली यहां पे। द प्रॉब्लम इन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन is based on the provision of section 73 of the Indian Contract Act. In the instance case, X had intimated to Z that he was purchasing the water bottles from him for the purpose of performing his contract with Y. यहां पे बता दिया कि X ने Y को बेचना है, इसलिए X Z से खरीदी कर रहा है, मैं तुमसे खरीदी कर रहा हूं, ये X ने Z को बता दिया है. Thus, Z had the knowledge of the special circumstances. Therefore, X is entitled to claim from Z rupees 500 at the rate of 0.5 paisa, that is 1000 water bottles into 0.5 paisa difference between the procuring price. Procuring price मतलब कि अगर X ने Y को नहीं बेचेगा तो X को कितना नुकसान होगा, 0.5 का, that is 5 rupee minus 4.5, मतलब he will be incurring loss of rupees 0.5 multiplied by 1000 per bottle, that is rupees 500. तो X Z ने X को वो वाटर बॉटल्स ना देने की वजह से X Y के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया और उसकी वजह से उसको 0.5 पैसा का नुकसान हो गया. ये वाली बात यहां पे लिख दी है. Being the amount of profit X would have made by performance of his contract with Y. तो जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है by not performing the contract with Y, वो X Z से क्लेम करेगा. सेकेंड वन, if X had not informed Z of Y's contract, अगर X ने Y को इस बारे में नहीं बताया रहा कि मैंने ये वाटर बॉटल्स Y को बेचने के लिए तुमसे ली है, ये नहीं बताया, तो क्या होगा, the amount of damages would have been the difference between the contract price and the market price on the day of default. Why? Because देखो यहां पे कि जो X को नुकसान हो रहा है, अगर X Y को वो वाटर बॉटल बेचना चाहेगा तो कितना बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा, 5.25 में बेचेगा. और X को नुकसान कितना हुआ, 5.25 माइनस 4.5, that is 0.75 per bottle multiplied by 1000 is equal to 750. तो उसको नुकसान हुआ 750 रुपीज का. तो 750 रुपीज वो क्या करेगा, Z से क्लेम कर सकता है अगर उसने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेट नहीं किए हैं. बिकॉज X ने ऑलरेडी Z को बता दिया थी कि मैं Y को 5 रुपए में बेचूंगा और मुझको 0.5 का नुकसान होगा अगर तू नहीं बेचेगा तो उसको ये बात पता थी और उसने मना कर दिया तो उसको 0.5 मिलेगा. बिकॉज ऑलरेडी उसने ये बात बता दी थी कि 0.5 का नुकसान हो जाएगा. लेकिन अगर उसने बताया नहीं तो X का क्या होगा, X को मार्केट से उठा के देना पड़ेगा. और X अगर मार्केट से उठा करके दे रहा है Y को, उसको नुकसान कितना होगा,
5.25 माइनस दैट इज 4.5 जो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है, तो उसको 750 का नुकसान होगा, तो 750 रिकवर करेगा किससे? जेड से। तो ये कैलकुलेशन है आपका 750 रुपीज वाला। क्लियर है? तो आई होप 750 का कैलकुलेशन आपको क्लियर है। एनी डाउट इन दिस 750 रुपीज का कैलकुलेशन? एनी डाउट इन दिस 750 रुपीज का कैलकुलेशन? बिकॉज अगर मान लेते हैं एक्स वाई को भेज डिलीवर भी नहीं कर रहा है, सेल भी नहीं कर रहा है, बिकॉज एक्स ना मार्केट से खरीद करके दे रहा है और ना उसको जेड ने दिया हुआ है, तो वाई क्या करेगा? मार्केट से उठाएगा उसको। तो अगर वाई मार्केट से उठाएगा तो उसको नुकसान होगा 0.25 का। तो 0.25 का नुकसान किससे रिकवर करेगा? वो रिकवर करेगा एक्स से। यस सुनो, तो एक्स क्या करेगा? ये 0.25 और 0.5 जो जेड का कॉन्ट्रैक्टर प्राइस का डिफरेंस था वो भी रिकवर करेगा। तो इन अ वे आप लोग इस प्रकार से भी उसको देख सकते हो, ओके, कि y को दिया 0.25 उसका नुकसान, बिकॉज y भी क्लेम करेगा ना नुकसान, तो y को दिया 0.25 और x जेड से क्लेम करेगा 0.50, वो हो गया 0.75। ओके, तो दोनों तरीके से आप उसको पकड़ सकते हो कि मार्केट प्राइस 5.25 माइनस 4.5, या फिर x y को उसका नुकसान देगा 0.25 का और x को कितना नुकसान हुआ? 0.5 का, तो वो दोनों नुकसान वो z से रिकवर करेगा। अगर वो उसने स्पेशल कंडीशंस नहीं किए हैं, तो स्पेशल कंडीशन कम्युनिकेट हुए हैं तो बस पॉइंट ही रिकवर करेगा, जितना बताया है ऑलरेडी नहीं रिकवर करेगा। और बताना कुछ दिक्कत है या नहीं? ओके, दोनों आपको पॉइंट समझ गया है। तो एक काम करो, आप इसके साइड में, इसके नीचे है ना ये वाली जगह जो आपके दिख रही है, यहाँ पे ये वाली जगह जो दिख रही है, इस वाली जगह में आप ये वाली बात लिख दो, दैट इज पहला। तो
द राइटिंग। चलो, सो आता है वापस अपने चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें हमने देखा एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटेड ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच जो ऑन द ड्यू डेट होता है, एंटीसिपेटेड ब्रीच जो ड्यू डेट से पहले होता है। एंटीसिपेटेड ब्रीच में जो पार्टी जिसके साथ ये ब्रीच हुआ है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वह ड्यू डेट तक वेट करेगा या उसी दिन डैमेजेस क्लेम करेगा। जो एक्चुअल ब्रीच में वो उसी ड्यू डेट पे डैमेजेस क्लेम करने का वादा रखता है। लेकिन अगर वो ड्यू डेट तक वेट कर रहा है इन केस ऑफ एंटीसिपेटेड ब्रीच, देन अगर उसके बीच में जब उसने बताया है दैट इज मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, दैट इज एंटीसिपेटेड ब्रीच हो चुका है, और एक्चुअल ड्यू डेट उस बीच में अगर कुछ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी आ जाती है तो फिर जो पार्टी जो डैमेजेस क्लेम कर सकती है उसका वो राइट चला जाएगा। ये वाली बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर मान लेते ब्रीच हो जाता है तो क्या क्या राइट्स अवेलेबल, जो दो राइट्स अवेलेबल है, एक तो वो डैमेजेस क्लेम करेंगे और दूसरा उसके पास अदर रेमेडीज अवेलेबल है। अगर वो डैमेजेस क्लेम करेंगे तो डैमेजेस में बहुत सारे डैमेजेस है। पहला डैमेज है ऑर्डिनरी डैमेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी डैमेजेस? ऐसे डैमेजेस जो नेचुरली अरोज होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखवा के दी थी, यस और नो? तो प्लीज उसको ओपन करिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। तो ऑर्डिनरी डैमेज मतलब ऐसे डैमेजेस जो नेचुरली अरोज होते हैं, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस जो स्पेशल सर्कमस्टेंस का कम्युनिकेशन करने के बाद ही आपको दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस। विंडिक्टिव एग्जम्पलरी डैमेजेस बस दो ही केस में दिए जाते हैं, एक तो ब्रीच ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा दैट इज चेक का डिसऑनर हो चुका है लेकिन बैंक ने वो रॉन्गफुली डिसऑनर किया है। आपके खाते में आपका पैसा था और कुछ रीजन नहीं था डिसऑनर करने का, लेकिन अगर बैंक ने रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक किया है उस केस में आप बैंक से विंडिक्टिव या फिर एग्जम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। प्लीज इसके नाम को आप याद रखिएगा, विंडिक्टिव या फिर एग्जम्पलरी डैमेज। नॉमिनल डैमेजेस मम्मी का मार याद रखेंगे कि वहां पे आपको डैमेजेस दे आपके ऊपर लगाना, ये उसका मकसद नहीं कि आप वापस उसको ना करो, ये उसका मकसद है। 0.10 पैसा भी हो सकता है। उसके बाद डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले। अब इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो फिजिकल डैमेज टू द गुड्स या फिर लॉस ऑफ स्पेशल कंडीशन ऑफ सेल, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल। तो फिजिकल डैमेज मतलब दूध वाला एग्जांपल याद रखेंगे। दूध आपने ट्रांसपोर्टर को दे दिया, लोगों ट्रांसपोर्टर की गलती की वजह से ये गुड्स डीले हो गए और उन गुड्स का हो गया डिटेरियोरेशन, दूध का हो गया दही। देन इन दैट केस आपको हो जाएगा नुकसान, आप उस ट्रांसपोर्टर से क्लेम कर सकते हो विदाउट गिविंग नोटिस। और दूसरा, अगर ट्रांसपोर्टर की गलती होने की वजह से उन गुड्स को आप सेल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज यू वुड हैव सेल देम एट प्रॉफिट, तो वो वाला नुकसान आपको ट्रांसपोर्टर से विदाउट गिविंग नोटिस। एक दो तो सिंपल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे ही उन्होंने कुछ अमाउंट को फिक्स करा हुआ है कि ये अमाउंट हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे से क्लेम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस। तो यहां तक आपको कुछ होनी नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन आएगा आपका दैट इज अदर डैमेजेस या फिर अदर रेमेडीज जो आपको अवेलेबल है, नॉट डैमेजेस,
अदर रेमेडीज जो आपके पास अवेलेबल है, व्हाट आर द अदर रेमेडीज बिसाइड फ्रॉम क्लेमिंग द डैमेजेस, डैमेजेस को छोड़ के कुछ अदर रेमेडीज। उसमें हमने देखा था रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज रेसिशन? तो यहाँ पे सामने वाली पार्टी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाएगी इसका मतलब ये नहीं कि वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पार्टीज जिसके साथ वो ब्रीच हुआ है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, लेकिन साथ साथ कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकती है फॉर डैमेजेस। तो कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेजेस, तो ये ऐसा नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो आपको डैमेज नहीं मिलेंगे, नहीं, ये दोनों आपको राइट्स मिलेंगे, दैट इज कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेमिंग द डैमेजेस फ्रॉम द पार्टी। तो कैंसिल भी करवा सकती है या फिर भी क्लेम कर सकती है। नीचे तो एक एग्जांपल आ रहा था, हमने देख लिया था सीमेंट वाला। उसके बाद हमने देखा हुआ था दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जहां पे डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती, मतलब डैमेजेस पे करने के बाद सामने वाली पार्टी का नुकसान भरपाई नहीं हो रहा है, तो डैमेजेस अगर एडिक्वेट रेमेडी नहीं है देन इन दैट केस सामने वाली पार्टी बोलेगी कि नहीं मुझको डैमेजेस नहीं चाहिए, एक्चुअल परफॉर्म करवा के ही चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं, अगर मान लेते हैं आप लिखते हैं गीतांजलि, गीतांजलि आपको पता है ना, गीतांजलि जेम्स, नीरव मोदी याद ही नहीं है, तो ये गीतांजलि जेम्स उसकी कंपनी है, ठीक है। तो गीतांजलि जेम्स है, यहाँ पे गीतांजलि जेम्स क्या करती है, यहाँ पे डायमंड्स बेचती है। क्या बेचती है? डायमंड्स, डायमंड सेट वगैरह, ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी बेचती है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है? राज नंदिनी जी। तो यहाँ पे राज नंदिनी जी, राज नंदिनी जी। तो राज नंदिनी जी ने क्या कर लिया, गीतांजलि जेम्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि एक हार है, ज्वेलरी है, ठीक है ना, ज्वेलरी, ये ज्वेलरी बस कौन बनाता है? ये ज्वेलरी बस बनाते हैं कौन? गीतांजलि जेम्स। ये ज्वेलरी बनाने का जो डिजाइन वगैरह है वो गीतांजलि जेम्स के पास है, ऐसा कोई और ज्वेलरी नहीं बना सकता। तो राज नंदिनी जी ने गीतांजलि जेम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया फॉर परचेस ऑफ द ज्वेलरी। तो राज नंदिनी जी क्या करेगी? इस ज्वेलरी को परचेस करेगी और इसकी कीमत है लगभग 2 करोड़ रुपए। अब राज नंदिनी जी सीए बन गई तो 2 करोड़ उनके लिए तो क्या ही अमाउंट है। तो 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। तो राज नंदिनी जी का बर्थडे है, मान लेते हैं बर्थडे कब है, चलो मान लेते हैं 15 अगस्त को उनका बर्थडे है। तो 15 अगस्त 2021 को उनका बर्थडे है और गीतांजलि जी को बताया कि 15 अगस्त को मुझको ये ज्वेलरी चाहिए, ठीक है। अब 15 अगस्त पे राज नंदिनी जी को गीतांजलि जेम्स ने, या फिर 15 अगस्त के पहले गीतांजलि जी ने राज नंदिनी जी को बता दिया कि हम आपको वो ज्वेलरी नहीं दे सकते। अब राज नंदिनी जी को आ गया गुस्सा। अब राज नंदिनी जी के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाए और डैमेजेस क्लेम करे, या फिर राज नंदिनी जी बोल सकती है कि नहीं मुझको कुछ भी करो, मुझको ये हार चाहिए, मतलब चाहिए, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसे वाला ज्वेलरी मार्केट में कोई और बनाता ही नहीं है। तो ये जो ज्वेलरी है वो बनाने का जो डिजाइन वगैरह जो है वो किसका है? बस गीतांजलि जेम्स का ही है, कोई और उसको नहीं बना सकता है। तो राज नंदिनी जी को वो जो डैमेजेस पे कर रही है कौन? गीतांजलि जेम्स बोल रहे 2 करोड़ क्या, हम आपको 3 करोड़ रुपए वापस देते हैं, आपने हमको 2 करोड़ दिए थे, 1 करोड़ रुपए हर जाना डैमेजेस, 1 करोड़ रुपए डैमेजेस देते हैं, ये ले लो, ओके, और चुप बैठ जाओ, आप ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करें। राज नंदिनी जी बोली 1 करोड़ क्या, 100 करोड़ रुपए दोगे ना, तुम मुझको नहीं चाहिए, मुझको ये ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी अनमोल है, ओके, ये ज्वेलरी कोई और मार्केट में नहीं मिलेगी। और लड़कियां तो मतलब अपने ज्वेलरी में बहुत ज्यादा कीन होती है, ओके, दे आर रियली इन्फैचुएटेड बाय ऑल दिस थिंग्स। तो बोलेगी नहीं मुझको वो ज्वेलरी ही चाहिए, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। तो राज नंदिनी जी कोर्ट के पास जाके कोर्ट को बोल सकती कि हे कोर्ट, गीतांजलि जेम्स को बोलो कि मुझको वो हार बेच दे, बाकी मुझको और कुछ नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि मुझको डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके ही दे दो, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज गीतांजलि जेम्स को बोल दो कि मुझको मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दे। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझे? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साइड में लिख देना राज नंदिनी जी, ओके, एंड गीतांजलि जेम्स, ओके। और यहां पे एक मस्त हीरो का हार बनवा दो तो आपको क्लियर हो जाए। सोने का लग रहा है बाय द वे, लेकिन चलो मान लो ये हीरे का है, ओके, क्लियर है। तो अदर रेमेडीज में जो डैमेजेस क्लेम कर रहा है उसके साथ साथ उनको ये भी राइट्स अवेलेबल है। पहला, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं। कैंसिल करवाने का मतलब ये नहीं है कि वो डैमेजेस क्लेम नहीं करेंगे,
वो कैंसिल भी करवा सकते हैं, साथ साथ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट भी फाइल कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट सो फार? हाँ या ना? नो डाउट। चलो, नाउ दो रेमेडीज बचे हुए हैं, सूट फॉर क्वांटम मेरिट एंड सूट फॉर इंजंक्शन। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्या स्पेलिंग क्या है उसका? मेरिट। और दूसरा है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन, ठीक है। अब सूट का मतलब तो आपको पता है, केस फाइल करना। ये सुनो, केस किसके लिए फाइल करना? केस फाइल करना फॉर क्वांटम मेरिट। केस फाइल करना फॉर व्हाट? क्वांटम मेरिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वांटम मेरिट? समझते हैं, चलो। वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड द सर्विसेज टू अनदर। अब यहाँ पे पॉइंट है सर्विसेज, गुड्स नहीं बेचे हैं, सर्विसेज दिया हुआ है, गुड्स नहीं, सर्विसेज। व्हेन वन पर्सन has rendered some services to another in the circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। मतलब एक बंदा, वन पर्सन ने किसी अनदर पर्सन को सर्विसेज दिए हैं। अब ये सर्विस देने के टाइम पे सर्कमस्टेंसेस क्या डिफाइन हुए हैं? विच इंडिकेट, क्या बता रहे हैं? सिचुएशन क्या बता रही है? एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या हुआ है? एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि जो बंदा सर्विसेज दे रहा है जिस दूसरे पर्सन को, वो दूसरा बंदा उसको पे करेगा। दैट उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है दैट ये पे हो जाएगा फॉर ऑल्दो नो पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स। मतलब पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन रेम्यूनरेशन तो जरूर पे होगा। इसी सिचुएशन में क्वांटम मेरिट आएगा। क्वांटम मेरिट दैट इज एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विसेज हैज डिजर्व। तो क्वांटम मेरिट का मतलब प्लीज अंडरलाइन करेंगे आप इन सारी बातों को जो मैं कर रहा हूं। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विसेज हैज डिजर्व। मतलब जितना सर्विसेज देने वाले ने सर्विसेज दिया हुआ है उतना तो उसको वापस मिलना चाहिए, उतने का रेम्यूनरेशन तो उसको मिलना ही चाहिए। इट कवर्स अ केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रिज हैड एट द टाइम ऑफ ब्रिज डन पार्ट बट नॉट ऑल द वर्क। तो जो पार्टी ब्रिज कर रही है, ओके, सामने वाली पार्टी ब्रिज कर रही है, इट कवर्स वेयर द पार्टी इंजर्ड। पार्टी इंजर्ड मतलब कि जिसके साथ ब्रिज हुआ है। मतलब एक पार्टी क्या कर रही है? सर्विसेज दे रही है, दूसरी पार्टी सर्विसेज ले रही है। तो जो भी पार्टी, चाहे सर्विस लेने वाली, सर्विस देने वाली, दोनों पार्टी को अगर कुछ नुकसान हुआ है, पार्टी इंजर्ड मतलब कि जिसको नुकसान हुआ है, पार्टी इंजर्ड मतलब कि जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, इंजर्ड बाय द ब्रिज हैड एट द टाइम ब्रिज डन, जिस दिन पे ब्रिज हुआ है, हैड डन पार्ट मतलब उसने कुछ पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है, बट नॉट ऑल द वर्क, या फिर उसने क्या नहीं किया, पूरा वर्क नहीं दिया है, कुछ आधा अधूरा काम कर दिया है, विच इज बाउंड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक्स टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वो क्या कर रहा है? जितना भी उसने काम कर लिया है उतना पैसा वो मांग रहा है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। ओके, चलो नीचे वाले कंडीशन बाद में पढ़ते हैं, बस इस बात को समझते हैं कि ये बता क्या रहे हैं
एक केस लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वरूप जी, ओके यहाँ पे स्वरूप जी है, ओके स्वरूप मखदूम जी। तो स्वरूप जी है, स्वरूप जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उन्होंने अपना ऑफिस खोल के रखा है, ऑफिस में वो सारे सर्विसेज देते हैं। अब उनका एक फ्रेंड है यश, मान लेते हैं यश एक बिजनेसमैन है, और यश ने बोल दिया कि मेरे बिजनेस का जितना भी इनकम टैक्स रिलेटेड काम है ना, इनकम टैक्स रिलेटेड काम वो तुम करो। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो भी इनकम टैक्स का काम होगा, इनकम टैक्स रिलेटेड काम होगा, वो कौन करेगा, वो सीए स्वरूप करेगा, और यश उस बिजनेस को चलाएगा, ठीक है। तो स्वरूप, यश बोल रहे कि तुम्हारा कितना फीस हो गया। अभी स्वरूप जी बोल रहे क्या यार तुम मेरे फ्रेंड हो, देख लेंगे ना, वो जो भी पैसा है मैं तुमको बाद में, एक बार काम तो होने दो, फिर मैं तुमको अपना ये दे दूंगा, बिल दे दूंगा, फिर तुमने पेमेंट करना है। तो स्वरूप ने क्या कर दिया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम यश जी को वो सर्विस देना शुरू किया। जब भी इनकम टैक्स का कोई काम आएगा, वो यश जी स्वरूप जी के पास जा रहे हैं और बोले कि मुझे मेरा काम कर दो, वो काम करके हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे काम उनके हो गए। अब एक साल खत्म नहीं हुआ तो तब तक बिल नहीं गया है। अब बीच में क्या हुआ, यश क्या बोल रहा है कि अरे यार स्वरूप, मुझको अरे तुम्हारी सर्विसेज पसंद नहीं आई, तो मैं तुमसे काम निकाल करके मेरे कोई शुरू किया जी। तो आई एम ट्रांसफरिंग माई वर्क टू सीए श्रुति का। तो तुम क्या मत करो, तुम मेरा ये काम मत करो, सीए श्रुति का आज से ये काम करेंगे, ठीक है। तो आप मुझको बताएंगे कि जितना भी काम, वॉट एवर वर्क डन सो फार, वर्क डन, वॉट एवर वर्क डन सो फार, जितना भी काम सीए स्वरूप ने किया हुआ है टिल द टाइम यश ने अपना काम सीए श्रुतिका जी को ट्रांसफर करने तक, जितना भी काम हुआ है, क्या उतने काम के लिए सीए स्वरूप अपने काम का रेमुनरेशन क्या यश जी से क्लेम करेगा। सो रेमुनरेशन क्लेम कर सकता है जितना भी काम उसने किया है या नहीं, बताओ। क्लेम कर सकता है नहीं कर सकता है, जवाब करेंगे, सारे नालायक बच्चे जवाब करेंगे। यस, तो जितना भी सीए स्वरूप ने किया है वो क्या कर सकता है, यश जी से क्लेम कर सकता है। इसको बोलते हैं क्वांटम, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम मेरिट। ओके, व्हाट इज क्वांटम, क्वांटम यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि जितना काम किया उतना, मेरिट यानी कि जो खत्म किया है, ओके विच इज फिनिश, मेरिट पे मतलब जितना क्वांटम हुआ है और जितना काम उसने किया है मेरिट का, जितना क्वालिटी काम किया है उतना काम वो क्या कर, उतना वो पैसा क्या कर, सीए स्वरूप क्या कर सकते हैं, यश जिसे क्लेम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट। बस यही लिखा हुआ है। देखो, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर लिया है, ओके दैट इज यहाँ पे अपना सीए स्वरूप, ठीक है। उसने क्या कर दिया, अनदर पर्सन दैट इज यश जी को क्या कर दिया, सर्विसेज प्रोवाइड कर लिया प्रोफेशनल इनकम टैक्स का, यस और नो। और उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि वो पे हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि वो पे हो जाएगा, और यश जी ने क्या कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, यश जी ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में सीए स्वरूप ने जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर लिए, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर लिए उतने का यश से क्लेम कर सकता है। उसके हैं दो कंडीशन, इट इज ओनली अवेलेबल एट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। दो कंडीशन यहाँ पे आएंगे, जहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है ना कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कुछ अपना पार्ट प्रोवाइड कर दिया था, यस और नो। द डे बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, और जो भी वो केस है वो कौन फाइल करेगा, द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कौन नहीं है, सीए स्वरूप यहाँ पे डिफॉल्ट में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे किसके ऊपर, ऑन यश, केस फाइल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई हुई है,
ओके, नीचे वाला ये पॉइंट आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ये पार्ट आप काट दो, ठीक है। नेक्स्ट वन, द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन फॉलोइंग केसेस। अब ये ABCDE एक बार पढ़ लेंगे। व्हेन एन एग्रीमेंट इज टू बी डिस्कवर्ड टू बी ओल्ड और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ओके, तो जहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड करार दिया है, ये एग्रीमेंट क्या होगा बोलो, पे क्वांटम मेरिट क्या होगा, जो अराइज हो जाएगा। When something is done without any intention to do so gratuitously, तो ऐसे वाली कुछ बात कर ली है जो इंटेंशन नहीं है ग्रेटिट्यूसली करना। ग्रेटिट्यूसली पैसों के लिए किया ना, लेकिन पैसे अब तक फिक्स नहीं हुए हैं। फॉर मनी, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मनी, तो फॉर मनी के लिए काम किया है। अगर सीए स्वरूप यश को बोल रहा है नहीं यार तुम पैसे लूंगा, तो इस कहां से आ गया भाई? यश जी बोलेंगे तुमने तो मुझको कभी बोली नहीं। स्वरूप ने क्या बोला, उसने बोला कि मैं तुमको बिल दूंगा लेकिन बाद में, मतलब उसका इंटेंशन है कि वो पैसों के लिए काम कर रहा है। Where there is an express or implied contract to render services, और यहाँ पे सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सप्रेस और implied हो, but there is no agreement or remuneration. When one party abandons or refuses to perform, और सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, मना कर रही है। And when there is where an indivisible contract for lump sum, it is completely performed, but badly, the person who has performed the contract can claim a lump sum, but other party can make the deduction for the bad work. अब ये ई पॉइंट है, इसके ऊपर हमको केस स्टडी बना है। ये क्या है समझ लेंगे। बस यहाँ पे क्या कंडीशंस है कि जहां पे आप क्वांटम मेरिट क्लेम कर सकते हो। पहला, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है, वॉइड मतलब कि सामने वाली पार्टी मना कर रही है। नेक्स्ट वन, कुछ ग्रेट्यूटोसली नहीं, बस पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तीसरा, एक्सप्रेस या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। चौथा, सामने वाली पार्टी मना कर रही है तो क्लेम होगा। तो क्या क्या कंडीशन है, एकदम सिंपल कंडीशन है। पहला, फॉर मनी, ओके, पैसों के लिए काम हुआ है, नॉट ग्रेटिट्यूसली। अगर फ्री में ही काम करना है तो क्वांटम रेट कैसे क्लेम करेगा, सीए स्वरूप कैसे क्लेम करेंगे अगर उसने पैसे लेने का दिमाग में नहीं था। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, ईदर इट इज एक्सप्रेस or implied, either it's express or implied. तीसरा, कि one party has made default, one party has made default in performing. Are you getting my point? तो ये तीन कंडीशन आपने याद रख ली तो चलेगा। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन, पहला वाला कंडीशन आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बस ये तीन वाली कंडीशन आप याद रखना, 1, 2 and 3। तो ये तीन कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि पूछ ले कि कौन से कंडीशन में क्वांटम रेट क्लेम हो सकता है। तो ये तीन बातें आप याद रखेंगे। लास्ट ई वाला पॉइंट है, क्या बताया है, व्हेन वन पार्टी अबेंडन्स, सॉरी, व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड नहीं करा जा सकता, एंड इट इज फॉर लमसम, लमसम यानी कि कुछ पैसों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कारपेंटर को अपॉइंट कर लिया, तो यहाँ पे मैं हूं और मैंने है ना एक कारपेंटर को अपॉइंट कर लिया और उसको बताया कि मेरा घर का फर्नीचर बनाना है, ये टेबल बनाना है, ये सब मेज बनाने हैं, ये कुर्सियां बनानी है, ये कबर्ड्स वगैरह बनाने, कितना होगा खर्चा। तो वो बोला कि एक काम करते हैं, मैं पूरा काम बना देता हूं और मुझको एक लमसम अमाउंट दे देना, एक लमसम अमाउंट दे देना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, लमसम अमाउंट दे देंगे। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं इसका इतना लूंगा, मैं उसका उतना लूंगा, मैं टेबल का इतना लूंगा, मैं चेयर का इतना लूंगा, मैं कब्बर्ड का इतना लूंगा, ऐसे कुछ नहीं बोला। उसने बोला मैं सब कर दूंगा और एक लमसम अमाउंट आप मुझको दे देना। अब डिसाइड नहीं हुआ है कितना, लेकिन लमसम अमाउंट देना है, ठीक है। अब वो काम कर रहा है, उसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, द पर्सन हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो कारपेंटर ने वो पूरा काम कर दिया, टेबल बना दिए, कुर्सियां बना दी, ये कबर्ड्स वगैरह ये सब बना दिए, लेकिन मैंने देखा कि टेबल का जो क्वालिटी है बिल्कुल खराब है। ओके, टेबल का क्वालिटी एकदम खराब, लो क्वालिटी बनाया, लो क्वालिटी, मतलब देखते ही पता चलता है कि जिस क्वालिटी का मुझको चाहिए था, मैंने जिस क्वालिटी का उसको बताया था, उस क्वालिटी का टेबल नहीं है। तो क्या मैं इस लो क्वालिटी काम के लिए उसके पैसे कट कर सकता हूं? मान लेते उसका बिल हुआ 2 लाख रुपए, तो 2 लाख मैंने बोला कि टेबल तुमने सही नहीं बनाया, टेबल का मैं 25,000 रुपए काट लूंगा, क्योंकि तुमने टेबल ठीक से नहीं बनाया है, तो मैं 1,75,000 दूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो आंसर इज यस, यही आपने बताया है पॉइंट नंबर ई में।
कि लमसम के लिए है और कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड नहीं करा जा सकता, तो इस केस में जो काम उसने पूरा कर लिया है लेकिन उसमें से जो उसने बुरा काम किया है उसको मैं उसमें से काट सकता हूं, ये वाला पॉइंट ई में बताया। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहे हैं, दो एग्जाम्पल, प्लीज मार्क दिस टू एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में केस स्टडी के साथ ये बन सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स wrongfully revoked Y's his agent authority before he could complete his duties। आई नहीं ही लिखना है यहाँ पे, बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज ड्यूटीज। सो एक्स wrongfully मतलब एक्स ने वाई को एजेंट अपॉइंट किया था, लेकिन एक्स ने वाई को ऐसी तड़का फड़की क्या कर दिया, उसको अपने काम से निकाल दिया। हेल्ड वाई कुड रिकवर्ड एज अ क्वांटम मेरिट, मतलब वाई ने एक्स ने बीच में ही वाई को निकाल दिया है, तो वाई जो है जितना उसने काम किया है एक्स के लिए उतना वो उससे रिकवर कर सकता है। फॉर द वर्क ही हैड डन एंड एक्सपेंसेस ही हैड इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन एजेंट। नेक्स्ट वन, A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of rupees 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in 2 installments of 50 each. A delivered first installment but failed to supply second. Now B must pay for 50 bags. तो यहाँ पे जो 100 bags में से 50 bags, 50 बेल्स जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है उसके लिए उतना उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आधा पूरा हुआ है आधा पूरा नहीं हुआ है, तो जो पार्ट पूरा हुआ है उसके लिए वो क्या करेगा, रिकवरी कर देगा, प्राइस का रिकवरी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये रहा अपना पहला, दैट इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट। बताएंगे इसमें आपको कुछ दिक्कत है, एनी डाउट सो फार इन क्वांटम मेरिट, एनी डाउट सो फार इन क्वांटम मेरिट? क्वांटम मेरिट में कुछ दिक्कत आपको? प्लीज एक बार क्वांटम मेरिट के इस बुलेट को ये वाली पार्ट आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और जो मैंने टिक किया हुआ है दिस वन एंड 2 एग्जांपल्स, प्लीज इसको पढ़िएगा अभी के अभी। कम ऑन, रीड इट प्रॉपरली। स्नेहल जी, लमसम माने के एक पूरा पैसा, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि मैं सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स आपको दे दूंगा 26,000 में, तो इसको बोलते हैं लमसम, सब्जेक्ट वाइज नहीं। अगर मैंने बोला कि लॉ का इतना, अकाउंट का इतना, तो हो गया पर्टिकुलर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कंसिडरेशन। मैंने बोला कि नहीं, आपको क्लास लगाना है तो पूरा सीए फाउंडेशन का फुल कोर्स लगाना पड़ेगा, उसका इतना फीस होता है, उसको बोलते हैं लमसम। ऑक्टाइन का मतलब होता है रूल।
ओके डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे खत्म हुआ अपना क्वांटम मेरिट। प्लीज मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में आपको सवाल पूछा जाए। नेक्स्ट वन है सूट फॉर इंजंक्शन। ना ये इंजेक्शन नहीं है, ये इंजंक्शन है। इंजेक्शन और इंजंक्शन दोनों अलग बातें होती है। डिडक्टर कहां पे है ये डिडक्टर? वेयर इट इज? डिडक्टर डिडक्शन फॉर है बेटा, ओके ये गलती से प्रिंट हुआ है। डिडक्शन फॉर बैड वर्क, डिडक्शन फॉर बैड वर्क ऐसा है वो। चलो नेक्स्ट वन सूट फॉर इंजंक्शन। नाउ व्हाट इज सूट फॉर इंजंक्शन? एग्जांपल देखो क्या लिखा है, एन ए फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट exclusively for particular producer for 1 year. During the year she contracted to act for some other producer, held she could be restrained by injunction. Okay, इसका मतलब क्या है, चलो समझ लेते हैं। ओके चलो सो लेते हैं आपको सौरभ जी। सौरभ जी है यहाँ पे, सौरभ मालिक। तो सौरभ जी आप मुझको बताएंगे आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? हीरोइन, हीरो तो नहीं पूछूंगा बिकॉज हीरो पूछूंगा तो थोड़ा अलग कुछ हो जाएगा। आपको हीरो पसंद नहीं होनी चाहिए। बताओ आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? सौरभ जी जवाब दो। अगर कुछ लोग लाइव स्ट्रीम में पीछे अटक गए हैं तो माइट भी उनको अपने स्क्रीन पे माइनस टाइम कुछ आ रहा है, आ रहेगा। दिस इज -0.30, -1.30 ऐसा कुछ आ रहा है, -1, -0.45। तो प्लीज अपने आप को आगे ड्रैग करो तो आप लाइव के साथ आ जाओगे, नहीं तो फिर आप पीछे लैग में चल रहे हो। कीर्ति सेनन, अच्छा कीर्ति सेनन पसंद है आपको? कीर्ति, स्पेलिंग ठीक करो बेटा, सेनन नहीं वो सैनन है, कीर्ति सेनन। चलो यहाँ पे सौरभ जी को खुश कर देते हैं। कीर्ति सेनन कहाँ पे? ये कीर्ति सेनन, ये रही आपकी कीर्ति सेनन। अरे यार इंस्टाग्राम पे जाते उसके, यस ये रही सौरभ जी की चहेती एक्ट्रेस कीर्ति सेनन। ओके सौरभ जी के सामने। अब कीर्ति सेनन ने एक प्रोड्यूसर है उनके साथ एक डील करवा लिया कि मैं आपके मूवी में काम करूंगी। ठीक है ना, एक प्रोड्यूसर है, मान लेते हैं कौन प्रोड्यूसर है, सो करण जौहर, केजो। ओके तो कीर्ति सेनन ने करण जौहर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि मैं आपके मूवी में काम करूंगी। कीर्ति सेनन एंड करण जौहर दोनों का एक साथ फोटो लेते हैं। यस तो ये रहा कीर्ति सेनन, करण जौहर और उनके मूवी का हीरो। तो तीनों करण जौहर और कीर्ति सेनन ने मिलकर क्या कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि वो क्या करेगी। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड गाइस, तब तक इनको देखो। शुभम जी क्यों हंस रहे थे बेटा? यस तो करण जौहर और कीर्ति सेनन ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि अगले एक साल तक
मैं आपके मूवी में ही काम करूंगी, ओके? मैं किसी और मूवी में काम नहीं करूंगी। आप जिस मूवी में काम करने के लिए बोलो, आपके बैनर के अंदर, धर्मा प्रोडक्शन आपका बैनर है, तो उस बैनर के अंदर ही मैं काम करूंगी। किसी और प्रोड्यूसर के लिए मैं काम नहीं करूंगी, किसी और प्रोड्यूसर को अपने डेट्स नहीं दूंगी, ठीक है? ये किसने बोला? कीर्ति सैनन ने करण जौहर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। तो करण जौहर एंड कीर्ति सैनन। अरे यार क्या हो गया ये? यहां पे है करण जौहर, केजो, और यहां पे है कीर्ति सैनन, ओके? इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ कि कीर्ति सैनन जो है वो शी विल वर्क, कीर्ति विल वर्क ओनली फॉर करण जौहर फॉर 1 ईयर फ्रॉम दिस डेट। जिस जो भी डेट है उसके बाद 1 साल तक वो बस करण जौहर के लिए ही काम करेगी, किसी और बैनर के अंदर काम नहीं करेगी। और उसके लिए करण जौहर अच्छा खासा उसको 50 करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है? जितने भी धर्मा प्रोडक्शन के अंदर जितने भी 3-4 मूवी बन रहे हैं वो उसके अंदर ही काम करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कीर्ति सैनन और करण जौहर के बीच में कीर्ति सैनन जी को और एक प्रोड्यूसर मिला, कीर्ति सैनन एंड शाहरुख खान नहीं, कौन प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर का नाम बताओ यार, कोई भी प्रोड्यूसर है? चलो मान लेते संजय लीला भंसाली। यस। तो कीर्ति सैनन क्या हुई? संजय लीला भंसाली से मिल गई। ये संजय लीला भंसाली जी है, इनके साथ मिल गई और संजय लीला भंसाली ने उनको एक ऑफर दिया कि 50 करोड़ क्या मैं तुमको 100 करोड़ रुपए दूंगा। तो यहां पे संजय भंसाली, इसने कीर्ति सैनन को एक ऑफर दिया कि मैं तुमको 100 करोड़ रुपए दूंगा, तुम मेरे बैनर के अंदर काम करो, तुम मेरी फिल्म में काम करो। तुमने जो करण जौहर से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया था वो तोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको मूवी दूंगा, अच्छा वाला मूवी, करण जौहर से बेटर मूवी। आप मुझको बताएंगे क्या कीर्ति सैनन संजय लीला भंसाली के पास जाके उनका मूवी कर सकती है या नहीं कर सकती है? आंसर करेंगे। क्या संजय लीला भंसाली की मूवी काम करेगी या नहीं? आया ना? केदार जी बोल रहे नहीं कर सकती। यस, वो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने करण जौहर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया था उसको तोड़ दिया। शी ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट विथ करण जौहर एंड शी वेंट टू संजय लीला भंसाली एंड इज एक्टिंग अंडर द संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन। अब यहां पे करण जौहर जिसके साथ ये है पार्टी इंजोर्ड, ये सुनो, ये है पार्टी इंजोर्ड, कि उनको हो गया नुकसान, इनको हो गया नुकसान। तो करण जौहर के पास एक राइट है, उसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन मतलब क्या है कि करण जौहर कोर्ट के पास जाके, करण को जौहर क्या करेंगे, वो जाएंगे कोर्ट के पास और कोर्ट को बोलेंगे कि हे कोर्ट आप एक ऐसा ऑर्डर पास करो। देखो मैं कान खुले, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है यहां पे। करण जौहर चले जाएंगे कोर्ट के पास और कोर्ट को बोलेंगे कि प्लीज कोर्ट, ऐसा ऐसा सीन हुआ है और उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया था, लेकिन वो जाके अभी संजय लीला भंसाली की मूवी में काम कर रही है। कोर्ट आप ऐसा ऑर्डर पास करो कि आप कीर्ति सैनन को संजय लीला भंसाली की मूवी में काम करने से रोक दो। मुझको ना डैमेजेस चाहिए, ना मुझको कुछ चाहिए, ना मुझको कुछ चाहिए, मुझको बस मेरी कीर्ति दे दो। मतलब हीरोइन दे दो। मुझको कीर्ति सैनन को अपनी मूवी में काम करवाना है, संजय लीला भंसाली मेरी हीरोइन को चुरा के लेके चला गया है, प्लीज आप क्या करो, ऐसा ऑर्डर पास करो ताकि कीर्ति सैनन संजय लीला भंसाली की मूवी में काम ना करे। तो उसको बोलेंगे क्या, सूट फॉर इंजंक्शन। और ये इंजंक्शन का ऑर्डर जो है वो पास करते हैं कोर्ट। आपको कोर्ट में जाना पड़ता है,
कोर्ट से ये ऑर्डर लेना पड़ता है एंड आपको इंजंक्शन का ऑर्डर किसी सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट मिल गया, तो कीर्ति सैनल विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग दिस थिंग। दैट अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं कोई काम करने से, कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम किसी को कुछ काम करने से रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट से लेना चाहिए, और उसके लिए हम लोग कोर्ट पे केस फाइल करेंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे, और अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर, दैट इज किसी सामने वाली पार्टी को रोकने का ऑर्डर पास कर सकती है। और अगर कोर्ट से इंजंक्शन का ऑर्डर आ गया तो कीर्ति सैनन संजय लीला भंसाली के मुंह में काम नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। ओके, ये हो गया उसका मीनिंग। अब आते हैं अपने टेक्स्ट में, पढ़ते हैं क्या यहीं पे यहां डिस्कस किया है। वेर अ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट गेटिंग द टर्म्स ऑफ नेगेटिंग, यानी कि अगेन द may be issuing, the court may be issuing injunction orders, court injunction order पास करेगी that restrain him, what is restrain, restrain यानी कि रोक देना, to stop from doing what is promised not to do, मतलब के जो प्रॉमिस किया था कि वो कुछ नहीं करेगी, ये बात करने के लिए उसको रोकने के लिए कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। ताकि कीर्ति सैनन ने यहां पे क्या बोला था, क्या प्रॉमिस किया था, कीर्ति विल नॉट वर्क फॉर एनी अदर प्रोड्यूसर, ये उसने प्रॉमिस किया था ना, तो ये काम उसको ना करवाने का ऑर्डर कोर्ट से हम लोग ले सकते हैं, उसको बोलते हैं इंजंक्शन ऑर्डर, कि आप किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करेगी, ये काम आप अभी कर रही हो, ये काम करने से हम आपको रोक रहे हैं, टू स्टॉप। सारी बात मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, आई एम एक्सपेक्ट आप सारी बातें आप अपने बुक में उसको कॉपी डाउन कर रहे हो। ओके, और ये वाला एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, सेम केस आपको एग्जाम में आएगा। ओके, तो सूट फॉर इंजंक्शन क्या पढ़ेंगे, वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज निगेटिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में बी इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर टू स्टॉप, दैट इज टू रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, जो ना करने का उसने प्रॉमिस किया था वो कर रहा है, और ये बातें करने से उसको रोकने का ऑर्डर इंजंक्शन ऑर्डर होता है। नीचे एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, तो आप लिख दो कीर्ति सैनन, कीर्ति सैनन, करण जौहर, और यहां पे लिखना कीर्ति सैनन एंड संजय लीला भंसाली, संजय भंसाली। ओके, तो पार्टी राइटफुली रिस्काइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन। ठीक है, अब ये क्या चीजें पढ़ते हैं, इसी पॉइंट का ये नेक्स्ट वाला सब पॉइंट है। ए पर्सन हु राइटफुली रिस्काइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मान लेते हैं, अब देखो कीर्ति सैनन बोल रही कि नहीं, मैंने तो संजय लीला भंसाली के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट, मैंने संजय लीला भंसाली के साथ ही मूवी करना है, तो करण जौहर क्या कर सकते हैं, वो कीर्ति सैनन से जो भी नुकसान उसको हो सकता है वो रिकवर कर सकते हैं, यही बात लिखी है। ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजर टू सिंग एट द थिएटर फॉर 2 nights in every week during the next 2 months. Please again, very important example, very important example. एग्जाम में यही एग्जाम्पल आया, क्वेश्चन आया था आपको केस स्टडी का, तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान देंगे। ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजर ऑफ द टू सिंग एट हिज थिएटर। तो एक सिंगर है, ओके, कौन सिंगर है, मान लेते हैं कोई भी एक सिंगर जो आपको पसंद है बता दो, कौन, प्रांजल जी। तो प्रांजल जी आप बताओ कि आपको कौन सा सिंगर पसंद है या कौन सी सिंगर पसंद है, प्रांजल जी। अच्छा प्रांजल जी, आप बॉय हो या आप गर्ल हो, बिकॉज बॉयज के नाम भी प्रांजल होते हैं और लड़कियों के नाम भी प्रांजल होते हैं, तो आप बॉय हो या गर्ल हो, ये बात बता दो। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है आजकल नामों से, समझ में भी नहीं आता कि बॉय है या गर्ल है। बताओ जवानों,
अच्छा आप गर्ल हो। यस प्रांजल जी, तो आप बताओ कि आपको कौन सा सिंगर पसंद है, सिंगर, विच सिंगर यू लाइक? अरिजीत सिंह, चलो अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह यहाँ पे देखो, अरिजीत सिंह। ये रहा प्रांजल जी का एक पसंदीदा सिंगर अरिजीत सिंह। तो अरिजीत सिंह ने एक थिएटर के मालिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि वो उसके लिए क्या करेगा, सिंग करेगा। तो यहाँ पे ए सिंगर अरिजीत सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया विद द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट द थिएटर फॉर 2 नाइट्स एवरी वीक। हर एक हफ्ते के 2 नाइट्स वो क्या करेगा, उस थिएटर में जाके गाना गाएगा फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो अगले 2 महीने में हफ्ते में 2 बार आके, मतलब अगले 2 महीने में एक हफ्ते में 2 बार आके आपने क्या करना है, रात को गाना गाना है। एंड बी एंगेजेस टू पे हर ₹100 फॉर ईच नाइट ऑफ परफॉर्म। अब अभी हर है तो हमने अरिजीत किया तो हम लोग हिम, तो उसको हर एक नाइट का ₹100 मिलेगा। ओके, अब ₹100 तो बहुत कम होता है, लेकिन एग्जांपल के लिए मान लेते ₹100 उसको मिलेंगे हर एक नाइट के, तो हफ्ते में उसको ₹200 मिलेंगे, एक दिन आएगा तो ₹100 मिल जाएंगे। ऑन द 6th नाइट, ऑन द 6th नाइट मतलब 6वें रात को, अरिजीत सिंह विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। मतलब 6वें नाइट पे अरिजीत सिंह जानबूझ के उस थिएटर में नहीं गया गाना गाने के लिए। इन द कॉन्सिक्वेंसेस बी, दैट इज ए मैनेजर ऑफ द थिएटर, रिस्काइंग द कॉन्ट्रैक्ट, और उसने बोला कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा। ओके, तुम नहीं आए इसकी वजह से मुझको नुकसान हुआ और मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा। बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कॉम्पेंसेशन फॉर द डैमेजेस व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अरिजीत सिंह से जितना भी नुकसान मैनेजर को हुआ है वो मैनेजर क्लेम करेगा। तो यहाँ पे लिखने का मैनेजर, लिखो मैनेजर कैन क्लेम compensation from Arijit Singh for not singing at theater Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.